Welcome to the student Desha. In this video, we will discuss some important questions of strength of material. If you are new here on this channel, please subscribe the channel. Today's first question is, limiting values of Poisson's ratio for engineering materials are -1 and 0.5, -1 and -0.5, 1 and -0.5, 0 and 0.5. तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उनके लिए अपने को पॉइजन्स रेशियो की लिमिट्स बतानी है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो की लिमिट रहती है 0 एंड 0.5। लेकिन अगर ओवरऑल पॉइजन्स रेशियो की लिमिट पूछी जाए तो ये -1 से 0.5 के बीच में रहती है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, proof resilience is the maximum energy stored at limit of proportionality, elastic limit, plastic limit, none of these। देखिए, मैक्सिमम एनर्जी किस पॉइंट तक स्टोर की होगी जिसको हम प्रूफ रेजिलियंस बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट पे जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। Next is, the property of a material by which it can be drawn into smaller section by application of tension is called plasticity, ductility, elasticity and malleability। देखिए कि टेंशन फोर्सेस के एप्लीकेशन के द्वारा एक मटेरियल को स्मॉलर सेक्शंस में ड्रॉ किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? एबिलिटी टू गेन ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन अनलोडिंग, यानी कि अगर लोड लगाया हुआ है उसको अगर हटा देते हैं और मटेरियल अपनी इनिशियल पोजीशन रीगेन कर लेता है तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू टर्न इनटू थिन शीट्स, एक मटेरियल की एबिलिटी पतली शीट्स में कन्वर्ट होने की, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। और डक्टिलिटी होता है कि टेंशन फोर्सेस की एप्लीकेशन की वजह से स्मॉलर सेक्शन में कन्वर्ट हो जाना, ये प्रॉपर्टी है। एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नन ऑफ दीज। तो हुक्स लॉ है वो एवरी मटेरियल यानी कि प्रत्येक मटेरियल है वो हुक्स लॉ किस लिमिट तक फॉलो करता है। देखिए डायग्राम देख लीजिए आप, हुक्स लॉ है वहीं तक वैलिड है जब स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो। तो देखिए आप, जब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है वहाँ तक ये कर्व है वो स्ट्रेट है यानी कि प्रोपोर्शनल है, उसके आगे ये प्रोपोर्शनल नहीं है, एक कर्व्ड शेप ले रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो प्लास्टिक लिमिट नहीं होगा, इलास्टिक भी नहीं होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही हुक्स लॉ वैलिड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Which of following is a dimensionless quantity? Shear force, stress, strain, modulus of elasticity। इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, जिसकी डायमेंशन नहीं है। देखिए स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी अगर लेंथ वाइज देख रहे हैं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ से लेंथ डिवाइड हो रहा है, यानी कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस to modulus of rigidity for a material having Poisson's ratio 0.2 is। आपको यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रेशियो पूछा है अगर पॉइजन्स रेशियो 0.2 हो। देखिए फॉर्मूला क्या है, आप जानते होंगे कि फॉर्मूला है E = 2G 1 + μ।
म्यू की वैल्यू दी हुई है अपने को 0.2, यानी पॉइजन्स रेशियो 0.2 दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे। E इक्वल टू 2G 1.2, E बाई जी हो जाएगा 2.4, और E बाई जी ही क्वेश्चन में पूछा गया है। E बाई जी का जो E और G का जो रेशियो है वो हो जाएगा 2.4। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन को दोबारा। Next is shear modulus of elasticity is the ratio of shearing stress and shearing strain, compressive stress and strain, bending stress and strain, tensile stress and strain। shear modulus of elasticity आपको बताना है कि इनमें से किन किन का रेशियो होता है। तो shear modulus of elasticity है वो shear stress और shear strain का रेशियो होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। शेयर मॉडुलस क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्सियल स्ट्रेस टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, नन ऑफ दीज। पॉइजन्स रेशियो के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्ट आपको बताना है। देखिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये पॉइजन्स रेशियो के लिए फॉर्मूला है। तीनों ही ऑप्शन में ये फॉर्मूला नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उनका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगा, कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है तो लेटरल क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीम शॉन इन फिगर इज कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, डबल ओवरहैंग, सिंगल ओवरहैंग। डायग्राम दिख रहा होगा बीम का। इस बीम का आपको नाम बताना है कौन सा है। कौन सा हो जाएगा? सिंगल ओवरहैंग। एक साइड में ओवरहैंग कर रहा है तो सिंगल ओवरहैंग हो जाएगा, अगर दोनों साइड में ओवरहैंग कर रहा है तो डबल ओवरहैंग हो जाएगा। चलिए कैंटिलीवर क्यों नहीं है? कैंटिलीवर होता है एक एंड पे फिक्स रहता है और जो अदर एंड है वो फ्री रहता है। सिंपल सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, डायग्राम में देख लीजिए आप। डबल ओवरहैंग है, दोनों साइड से ही ओवरहैंग रहता है। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए इसमें। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, डबल ओवरहैंग एंड सिंगल ओवरहैंग। डायग्राम देख लीजिए आप। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस to distance of the most distant point of the section from the neutral axis is polar modulus, section modulus, modulus of rupture and flexure rigidity। इसने पूछा है कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट है उनका रेशियो है क्या होगा। देखिए सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। द लोड ऑन स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस, प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ लोड। यानी कि एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जो लोड अप्लाई किया जाता है या लोड जिसकी वजह से एक यूनिट डिफ्लेक्शन आ जाए उसको क्या बोलेंगे? स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस के इक्वल टू लोड अपॉन द डिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन 30, 15, 20, 10 किलो न्यूटन। तो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सपोर्ट रिएक्शन आपको पता करना है। देखिए टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? 3 मीटर स्पान है
और पर मीटर पे 10 किलो न्यूटन है, तो 3 मीटर पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 यानी कि 30 किलो न्यूटन टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए दोनों सपोर्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और रिएक्शंस भी इक्वल हो जाएगी। सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 30/2 यानी कि 15। तो दोनों ही सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो 15 किलो न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइंड द शियर फोर्स एट मिड स्पान इन द गिवन डायग्राम। तो अपने को एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और उस पर यूडीएल अप्लाई हो रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, स्पान है 3 मीटर। तो आपको बताना है कि मिड स्पान पे कितना शियर फोर्स होगा। देखिए सबसे पहले हर सपोर्ट पे हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कितना लोड एक्ट कर रहा है इस पर, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन टोटल लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सिमेट्री की वजह से दोनों सपोर्ट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 15 किलो न्यूटन लोड है वो हर सपोर्ट पे रिएक्शन के रूप में वर्क कर रहा है। अब मिड स्पान पे अपने को शियर फोर्स निकालना है। तो मिड स्पान से लेके एंड तक डिस्टेंस हो गई 1.5 मीटर। 1.5 मीटर पर यूडीएल के कारण कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1.5 यानी कि 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। और सपोर्ट बी पे या एंड सपोर्ट पे 15 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है। तो 15 माइनस 10 इंटू 1.5 0। शियर फोर्स मिड स्पान पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट। Point of curvature is point where shear force changes sign, bending moment changes sign, shear force is maximum, bending moment is maximum। पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है आपको बताना है। पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, जहाँ पे shear force साइन चेंज करे, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करे, shear force मैक्सिमम हो या बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो, आपको बताना है। देखिए पॉइंट ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन अपना चेंज करता है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट ऑफ कर्वेचर इज पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेंडिंग इक्वेशन इज रिटन एज। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बेंडिंग इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो अपने को पता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए कॉलम ऑफ लेंथ L with both ends fixed may be considered as equivalent to a column of length with both ends hinged, L/8, L/2, L/4, L। कि एक कॉलम है L लेंथ का, उसकी दोनों ही एंड है वो फिक्स्ड हैं, तो ये उस कॉलम के इक्विवेलेंट समझा जाएगा जिसकी दोनों ही लेंथ क्या हो, दोनों ही एंड क्या हो, हिंज्ड हो। तो L/2 L लेंथ का कॉलम जिसके दोनों एंड फिक्स हो और L/2 लेंथ का एक कॉलम जिसके दोनों एंड हिंज्ड हो इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो ऑप्शन Euler's formula is valid for short column only, long column only, both short and long, none of these। तो Euler फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है, लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड है। तो एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसा होता है। देखिए P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ अपने को निकालना पड़ेगा पहले, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन, यानी कि एंड्स हैं वो फिक्स्ड है, हिंज्ड है, वन एंड फिक्स, वन एंड इज़ फ्री, इस तरह की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एल इफेक्टिव निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो अपने पास एल लोड का फॉर्मूला आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट। A column is known as medium size if its slenderness ratio is between 160 and 180, 32 and 120, 20 and 32, 120 and 160।
कि एक कॉलम मीडियम साइज का कॉलम कहलाएगा यदि इसका सिलेंडरनेस रेशियो किस किस के बीच में हो। देखिए 3 तरह के कॉलम हम कंसीडर करते हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। इन तीनों के लिए ही सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा, शॉर्ट के लिए 32 से कम, फॉर मीडियम कॉलम 32 to 120 and for long column slenderness ratio will be greater than 120. So according to this question, medium column will be having the slenderness ratio in between 32 and 120. Option B is correct answer. Okay. The next is ratio of length of column to minimum radius of gyration of the cross section area of the column is known as slenderness ratio, buckling ratio, crippling ratio and compressive ratio. देखिए कॉलम की लेंथ और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट इज ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर d and thickness of wall T carries fluid with intensity of pressure P whose stresses in the wall will PD upon T, PD upon 4T, PD upon 2, PD upon 2D। तो होप स्ट्रेसेस बतानी है आपको एक पाइप में जिसका डायमीटर d है, प्रेशर P है और थिकनेस T है। तो होप स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है PD अपॉन 2T। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। A strut is tension member, compression member, flexural member, torsion member। तो स्ट्रट क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है और जो वर्टिकल स्ट्रट होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रट है जनरली ट्रस में प्रोवाइड किया जाता है और ये कंप्रेसिव फोर्स पे सब्जेक्टेड रहता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कुछ और वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। डेली क्विजेस कम समय में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।